हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान में जो आपका टॉपिक होगा कोशिका, आनुवंशिकता और जैव उर्वरकता के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जो आपका ये रिवीजन क्लास होगा। तो आइए दोस्तों, देर ना करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आइए देखिए दोस्तों, कोशिका। आज आपका टॉपिक है कोशिका, इस पे हम बात करेंगे। देखिए, कोशिका कोशिका की परिभाषा की बात करें तो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये परिभाषा है। इनके खोजकर्ता रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था कोशिका की खोज, और ये पुस्तक माइकोग्राफिया में कोशिका शब्द का उल्लेख किया गया है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक स्लाइडेन तथा स्वान को माना जाता है। कोशिका के प्रकार की बात करें तो कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें केंद्रक, केंद्रक कला, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग इसमें अनुपस्थित होते हैं, और आनुवांशिक पदार्थ इसमें उपस्थित होता है, और राइबोसोम की उपस्थिति होती है इसमें। उदाहरण की बात करें तो इसमें जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। अगला है आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसमें आपका जो पूर्ण विकसित जो केंद्रक है, इसमें कोश केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग होता है पूर्ण विकसित, और हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। उदाहरण की बात करें तो इसमें पेड़, पौधे एवं जंतु आते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आगे देखिए, दिया है कोशिका के भाग व प्रमुख। देखिए, इसमें है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करें तो इसमें सिर्फ पादप कोशिका में विद्यमान सेलुलोज में निर्मित होता है ये, और कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है कौन सा? कोशिका भित्ति। अगला है आपका राइबोसोम। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट द्वारा दिया गया था, और इसमें प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है राइबोसोम, और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता ही है, और इसे का जो अन्य नाम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका। इसके खोजकर्ता अल्टमैन थे, जिन्होंने 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, और नामकरण बेंडा द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, खोजकर्ता अल्टमैन है और नामकरण बेंडा ने दिया था। बेंडा और श्वसन संबंधी क्रियाएं इसमें होती हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में जो इसमें जीवाणु और नीलहरित शैवाल की अनुपस्थिति पाई जाती है, इसमें अनुपस्थित होते हैं, इस यानी कि इसमें जीवाणु और नीलहरित शैवाल नहीं पाए जाते हैं। इसकी अन्य नाम की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। ये अंतःप्रद्रव्यी जालिका की बात करें, अंतःप्रद्रव्यी जालिका ये क्या होता है कोशिका के अंदर, तो देखिए इसमें राइबोसोम इसी से चिपके होते हैं। जो राइबोसोम होते हैं इसी से चिपके हुए होते हैं, चिपके से रहते हैं राइबोसोम, और लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है, और इसके यहाँ पे ही लिपिड संश्लेषण का उपस्थित रहता है। कोशिका की प्रमुख भाग बात करें तो इसमें अगला है आपका केंद्रक पाया जाता है कोशिका में, जिसमें खोजकर्ता इसके हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में केंद्रक की खोज किया था, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत है ये कौन? केंद्रक। अगला है आपका गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय। इसमें देखिए पिक के माध्यम से सब दिया गया है। गाल्जी काय के खोजकर्ता हैं कैमिलो गाल्जी, जिन्होंने 1898 में गाल्जी बॉडी की खोज किया था। और क्रियात्मक इकाई की बात करें तो सिस्टर्नी क्रियात्मक इकाई है इसकी। अन्य नाम गाल्जी काय को गाल्जी उपकरण कोशिका के नाम से भी जाना जाता है।
अणुओं का यातायात प्रबंधन है ये। ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण गोल्गी बॉडी में ही होता है। अगला है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका अन्य नाम है आत्मघाती थैली। इसे लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है या सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके खोजकर्ता डुवे थे, जिन्होंने 1958 में इसकी खोज किया था। गोल्गी काय में निर्माण होता है ये स्तनधारी की लाल रक्त कणिकाओं में। जो स्तनधारी की लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला है आपका लवक। लवक में केवल पादपों की उपस्थिति होती है, जो पादप होते हैं उसी की उपस्थिति होती है लवक में। यह हरित लवक इसमें उपस्थित होता है। खोजकर्ता की बात करें तो हैकेल ने 1865 में लवक की खोज किया था। आगे आइए देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। तो देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्रमशः पहला है आपका अंग में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होता है। लवक जो है, लवक पादप कोशिका में उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और तारक काय जो होता है ये उपस्थित होता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। और रिक्तिका की बात करें, रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती हैं और जंतु कोशिका में छोटी होती हैं। परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। दिया है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी किस में बदलती है, तो क्लोरोप्लास्ट में बदल जाती है। जीनोटाइप, ये जीनोटाइप जो है जीवों का आनुवंशिक संगठन है। ऐसे जीव जिसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं अपितु पर्यावरणीय पात के आधार पर लिंग निर्धारण होता है, वो कौन होते हैं, सरीसृप। जो सरीसृप होते हैं इनका लिंग निर्धारण कैसे होता है, पर्यावरणीय ताप के आधार पर इनका लिंग निर्धारण होता है। प्लाज्मा झिल्ली कहाँ बनती है, तो प्लाज्मा झिल्ली आपकी प्रोटीन एवं लिपिड से बनती है। आइए आगे बात करते हैं लवक यानी कि प्लास्टिड के प्रकार। लवक की बात करें तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और तीसरा होता है आपका हरित लवक। तो पहले आइए देखते हैं अवर्णी लवक। इसी रंगहीन होता है, देखिए विदाउट रंग का है ये। सूर्य के प्रकाश से ये वंचित पादक भागों में विद्यमान रंगहीन लवक या संग्राहक ऊतक होता है। जैसे कि कोई पेड़ पौधा है उसके जो जड़ होता है, जड़ इसके उदाहरण है, जैसे दिया भी है जड़ एवं भूमिगत तनों में ये उपस्थित होता है, इसकी अवस्थिति पाई जाती है, यानी कि यह रंगहीन होता है। कौन, अवर्णी लवक। अगला है आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, वर्णी लवक की बात करें तो यह रंगीन लवक होता है। इसकी अवस्थिति पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में इसका ये उपस्थित होता है। जैसे देख सकते हैं टमाटर का जो रंग होता है लाइकोपीन के कारण होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो रंग है विटामिन के कारण होता है, और पत्तियों का पीला रंग जो होता है कैरोटीन के कारण होता है, और पादपों की पराबैंगनी किरणों से ये रक्षा करता है, और हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन होता है ये। दोस्तों ये जो हमने बताया कलर के बारे में, कौन किसका कलर है, जो उदाहरण दिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अगला है आपका हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये हरा रंग का होता है और क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण में ये बहुत सहायक होता है। अवस्थिति की बात करें तो ये पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए पौधों से प्राप्त उत्पाद कौन क्या है, उत्पाद और पादप अंग है। तो जो अदरक है, अदरक कैसा है आपका, अगर अदरक आपका प्रकंद है। आलू क्या है, तो तना है, यानी कि स्तंभकंद या रूपांतरित तना है ये। लहसुन आपका सलकंद के अंदर आता है। सूरन या जिमीकंद ये आपका घन कंद के अंदर आता है। और गन्ना आपका रूपांतरित तना है। सलजम आपका रूपांतरित जड़ है, और गाजर आपका रूपांतरित जड़ है, और शकरकंद आपका रूपांतरित जड़ है। लौंग आपका पुष्पकलिका है, और केसर आपका पुष्पवर्तिका है, और हल्दी आपका प्रकंद है।
आइए परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि दिया है कि नाभिक या केंद्रक या न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए की उपस्थिति वाले कोशिकांग हैं। कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में ये पाए जाते हैं। जीवों के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण हैं, तो क्या है, कौन सा लक्षण है? तो फिनोटाइप। फिनोटाइप। अगला पॉइंट है आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो उत्परिवर्तित यानी म्यूटेशन। अगला है आपका प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है इसमें। तो दिया है आपका प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का कोशिकीय और आणविक नियंत्रण है। कौन है? तो एपोप्टोसिस है आपका। आइए आगे देखते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता आपका अगला टॉपिक है आनुवंशिकता, जिसमें दिया आनुवंशिक की परिभाषा की बात करें तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें आनुवंशिक लक्षण सजीवों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित लक्षण को एक से दूसरे में प्रसारित होते हैं, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता यानी फादर इसके माने जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं। उद्यान मटर का प्रयोग, इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था। आइए देखते हैं कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियम। पहला आपका प्रभाविता का नियम, दूसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और तीसरा है पृथक्करण का नियम। पहला आपका लॉ एंड डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और तीसरा है आपका लॉ ऑफ सीग्रेशन। तो इसको जो पृथक्करण का नियम, इसके अन्य नाम है युग्मकों की शुद्धता या नियम। तो देखिए यहाँ दिया है कि क्रोमोसोम या गुणसूत्र की बात करें तो इसके खोजकर्ता कार्ल विल्हल्म वोन नागिली थे, जिन्होंने 1842 में इसकी खोज किया था। और न्यूक्लियो प्रोटीन इसमें उपस्थित होता है, जीन धारक होते हैं इसमें। और नामकरण की बात करें तो वाल्डेयर ने 1888 में क्रोमोसोम नाम दिया था। और खोजकर्ता कार्ल विल्हल्म है, लेकिन और इस नामकर्ता वाल्डेयर हैं। और जातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। आनुवंशिक लक्षणों को प्रसारित करने का माध्यम है ये क्या? क्रोमोसोम। अगला आपका जीन की बात करें तो जीन में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। जीन का अनुक्रम जीनोम अनुक्रम आधार पर परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तित होता रहता है। और नामकरण कर्ता की बात करें तो विल्हेम जोहान्सेन ने 1909 में जीन का नाम दिया था। और जीनोम चित्रण, जिसमें जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संगठन दिया गया है। आनुवंशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचना दिया गया है। आगे बात करें आपका जो दिया है जंपिंग जीन, प्लवमान जीन, तो इसमें आपका दिया है, देख सकते हैं इसके सर्वप्रथम प्रयोग क्या हुआ था? सर्वप्रथम मक्का पर प्रयोग किया था इन्होंने। और खोजकर्ता इसके हैं बारबरा मैक्लिटॉक, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, यूएसए के। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसके लिए 1983 में बारबरा क्लिटॉक को। और कोशिका में डीएनए के खंड होते हैं, ट्रांसपोजोन पाए जाते हैं। और ऐसे आनुवंशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में समर्थ हैं, इसे जंपिंग जीन के अंतर्गत आते हैं। और अनुलेखन या ट्रांसमिशन की बात करें या रिवर्स ट्रांसमिशन की बात करें तो डीएनए आरएनए हैं। और डीएनए की बात करें विस्तार रूप से तो इसके खोज करता है स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक सीमिसर ने 1869 में डीएनए की खोज की थी। कुंडलीकार विन्यास की खोज डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिंगसन तथा फ्रैंकलिन 1953 में किया था। और न्यूक्लिक अम्ल होता है इसमें, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम संश्लेषण हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया था डीएनए का संश्लेषण। नाइट्रोजनी बेस की बात करें तो इसमें
एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और फास्फेट पाया जाता है और डीऑक्सी शर्करा होता है इसमें। और आरएनए की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण हेतु तो अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना होता है। टीआरएनए और एमआरएनए ये होता है, दो प्रकार के होते हैं, जैसे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से दिया है। तो आरएनए की बात करें आरएनए की बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक राइबोसोम आरएनए होता है इसमें, राइबोसोम आरएनए। और एमआरएनए की बात करें तो मैसेंजर आरएनए होता है, जो केंद्र के बाहर प्रोटीन संश्लेषण हेतु उपयुक्त अमीनो अम्ल को चुनने के लिए संदेश देता है कि कौन सा अम्ल चुनना है, कौन सा लेना है, कौन छोड़ना है, इसका संदेश देता है एमआरएनए। जैसे दिया है कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आइए देखिए आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर दिया गया है। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबो शर्करा और इसकी बेस बेस होता है एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। अवस्थिति की बात करें तो मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में पाया जाता है डीएनए। और आरएनए राइबो शर्करा है, बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है तो ये केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है आरएनए। आप देख सकते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं कि डीएनए में उपस्थित यौगिकों जो अमीनो अम्ल नहीं बनाता है उसको कहते हैं टायरोसिन। अगला पॉइंट है आपका डीएनए में मौजूद शर्करा है तो डीऑक्सी राइबोस और राइबोसोम्स होता है आरएनए में। अगला पॉइंट है आपका साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। और अगला पॉइंट है मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। आइए आगे है आपका जैव उर्वरक, जिसमें जैव उर्वरक में देख सकते हैं दिया है दलहनी पौधा एक है, उसी के बारे में दिया गया जड़, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, मुख्य दलहन फसलें चना, मटर, सेम, अरहर। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु हैं फसल और जीवाणु। सोयाबीन में कौन सा जीवाणु है राइजोबियम जैपोनिक। और 3 पत्तियां जो घास होती है उसमें पाया जाता है राइजोबियम ट्राइफोली जीवाणु। और लूसर्न में राइजोबियम मेलिलोती जीवाणु। जली फर्न में एनाविना एजोली जीवाणु पाया जाता है। मुन्नेरा मैक्रोफाइला में इसमें नोस्टोक मस्कोरम जीवाणु पाया जाता है। जैव उर्वरक की बात करें, जैव उर्वरक इसमें सूक्ष्म जीवों एवं जीवाणुओं से युक्त खाद है। ये उर्वरक जो जैव उर्वरक है पर्यावरण से के ये हितैषी होते हैं, ये नुकसानदायक नहीं होते हैं। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता इसमें पाई जाती है। खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीव होते हैं। जैव उर्वरक मतलब वही गोबर की खाद का हुआ, जैव उर्वरक कर सकते हैं जो घर पे बनाया जाता है। जैव उर्वरकों के प्रकार की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है, जिसमें राइजोबियम, एपोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, एजोला इसमें उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। अगला है आपका फास्फोरस घुलाने वाले, इसमें आपका बैसिलम, स्यूडोमोनास और सर्पिजिलस पाया जाता है। चौथा है आपका पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने वाले होते हैं ये, इसमें राइजोबैक्टीरिया और स्यूडोमोनास पाए जाते हैं। और अगला आपका क्लोरोपिस्ट एक्लीलेरेटर, जिसमें आपका सेलुलोलिटिक और लिग्नोलिटिक होता है। देखिए जिसमें दिया है कि नीलहरी शैवाल और एजोला। तो नीलहरी शैवाल में इसका अन्य नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक शैवाल है, जिसमें एजोला का सहचारी होता है ये, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। कौन? नीलहरी शैवाल। अगला है आपका एजोला ये पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया, एनाविना एजोली और नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये भी होता है। और दुधारू पशुओं को खिलाने में दूध का मात्रा बढ़ जाता है, जब इसे खिलाते हैं इसका दूध का मात्रा बढ़ जाता है।
किसको, एजोला को। और जलीय फर्ण है, ये जल में मुख्य रूप से जल में पाया जाता है, ज़्यादा जल में उपस्थित होता है, ये जलीय फर्ण है। तो दोस्तों आज का ये आपका बायो का क्लास पूरा हुआ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी चित्रात्मक ये क्लास थी आपकी, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और क्लाइमेक्स तक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।